हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का डिस्कशन है इट इज़ अबाउट द यूनिट नंबर 2 रिगार्डिंग द वन ऑफ द काइंड ऑफ ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा कॉल्ड फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। जो हमारा फर्स्ट यूनिट था इट इज़ ऑल अबाउट द finite state machines, and finite state machines we have already discussed so many times that finite state machine is actually a kind of finite automata whose concern is all about the output. It will generate the output, but in case of finite state automata, अगर हम बात करें finite state automata की, तो ये भी एक finite automata ही है। जैसा कि हमने अर्लियर जो हम इंट्रोडक्टरी क्लास जो हमारी थी उस क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। दो तरह का फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा होता है, एक होता है फाइनाइट स्टेट मशीन और दूसरा फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। फाइनाइट स्टेट मशीन जो है वो विद आउटपुट हम कह सकते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, और जो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है वो ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा होता है जो कि विदाउट आउटपुट, यानी कि हम इसे एज अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर यूज करते हैं। जबकि हम फाइनाइट स्टेट मशीन यानी कि मिले या मुरे मशीन की बात करें तो वो हम एज अ आउटपुट जनरेटर बात जो है यूज करते हैं। ओके, सो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा विच इज फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट एंड इट इज यूज्ड एज अ वी कैन से लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, सो वी कैन से the definition of finite automata define it as a finite state automata. It is a finite automata which is whose concern is all about the recognition of a formal language. What kind of formal language? It recognizes the regular language. Okay, so we can say that finite state automata finite state automata used as a language recognizer. Okay, now what are the types of finite state automata? So basically it is of two types, or we can say two different mode of we can say the recognition of the languages called the DFA. The another one is the NFA. Okay, now DFA stands for deterministic finite automata, and similarly in case of NFA, or we can say it is also termed as NDFA. okay, so but हम यहाँ शॉर्ट में इसको NFA ही बुलाएंगे। आप लोग कई बार देखेंगे कि NFA को हम NDFA भी बोलते हैं, यानी कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक को NDFA बुलाया जा सकता है। सो वी कैन से NFA स्टैंड्स फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, और इसी में NFA का एक एक्सटेंशन आ जाता है, उस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स, एंड दैट इज नोन एज द एप्सिलॉन NFA. okay, so what kind of NFA it is? It is an NFA which is having epsilon moves. So we can say that it is an NFA with the epsilon moves. Okay, now अब अगर हम बात करें सबसे पहले टाइप ऑफ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा की, विच इज नथिंग बट द DFA। तो DFA के केस में, क्योंकि हमारा जो डिस्कशन है इस यूनिट में वो इन्हीं ऑटोमेटास के करस्पॉन्डेंस में है, और इन ऑटोमेटास के थ्रू जो लैंग्वेज हम रिकॉग्नाइज करते हैं जिसको हम रेगुलर लैंग्वेज बोलते हैं, और उस रेगुलर लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ के, यानी कि रेगुलर लैंग्वेज के रिप्रेजेंटेशन और उसकी क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के करस्पॉन्डेंस में है। ओके, सो हमारी जो पूरी यूनिट है इन्हीं ऑटोमेटास पे बेस्ड रहेगी, यानी कि DFA और NFA पर। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं DFA की।
Okay, now DFA, we know that DFA is deterministic in nature. So that's why it is termed as deterministic finite automata. Now, अब अगर हम बात करें डिटर्मिनिस्टिक नेचर की, सो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को हम डिटर्मिनिस्टिक, या यूं कहें कि इस तरह के फाइनाइट ऑटोमेटा को हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों कहते हैं. ओके, सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, मैं बहुत आराम से बोलूँगा, बहुत आराम से हम इस जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी यूनिट्स हैं उन सब का बेस जो है वो यहीं इसी कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है. एक बार अगर आपको डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटास के बारे में या इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको क्लियर हो गया, तो आपको आगे चल के किसी भी तरह के जो ऑटोमेटास हैं, चाहे वो पीडीए हो, चाहे वो ट्यूरिंग मशीन हो, हमें उनको डिज़ाइन करने में किसी भी तरह की दिक्कत या उनको समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी. अदरवाइज अगर हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए, इस कॉन्सेप्ट को अगर हमने ज़रा भी स्किप कर दिया, इसको समझने में हमने थोड़ी सी भी जो है गलती कर दी, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे. ओके, सो इस कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा. हम डीएफए की बात कर रहे हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की. ओके, नाउ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज व्हाट इट एक्चुअली डिफाइंस. तो अभी हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एक्चुअल में है क्या, ये डिटर्मिनिस्टिक ही क्यों बोला जाता है इसको, अभी हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं. सो द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इट सेज दैट it is a finite automata. We know that very well. It is a finite automata that says in which at each and every state इस टर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा. इट इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा इन विच एट ईच एंड एवरी स्टेट फॉर एवरी इनपुट symbol, for every input symbol, there is exactly one transition can exist. Okay, now what this definition or what this paragraph actually defines about the determinism of finite automata. So it says that it is a finite automata in which, ये एक ऐसा finite automata है जिसके अंदर at each and every state, हर state पर, हम किसी state को छोड़ नहीं सकते हैं, हर state पर at each and every state for every input symbol, यानी कि हर state पर हर input symbol के लिए, हर स्टेट पर हर इनपुट सिंबल के लिए there is exactly one transition can exist. यानी कि हर स्टेट पर हर इनपुट सिंबल के लिए हमारे पास ट्रांजिशन होना चाहिए. और कितने ट्रांजिशंस होने चाहिए? एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन. व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स हम जो है एक से कम ट्रांजिशंस, यानी कि किसी इनपुट सिंबल के लिए किसी स्टेट पर हम ट्रांजिशन छोड़ भी नहीं सकते, और दूसरा एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हम किसी इनपुट सिंबल के लिए रख भी नहीं सकते. So it defines that at each and every state for every input symbol there exists exactly one transition. This is what we call the determinism in finite automata. And if
a finite automata, which is especially a finite state automata having this kind of property, we can say that finite automata is a deterministic finite automata. Okay, now what will be the formal definition of DFA? Okay, I'm talking about DFA only. So what is the formal definition of DFA? So we can say that a DFA formally defined with 5 tuples. अच्छा, अब आप जस्ट रिमेंबर दैट जब हम फाइनाइट स्टेट मशीन की बात कर रहे थे, फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर हमने जब फाइनाइट स्टेट मशीन्स को फॉर्मली डिफाइन किया था तो वहाँ हमने 6 टपल्स यूज़ किए थे. ध्यान रखिए, DFA NFA के केस में, यानी कि जब भी हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा की बात करेंगे, चाहे वो DFA हो चाहे वो NFA हो, हम फॉर्मली जब भी DFA या NFA को डिफाइन करते हैं तो उसे हमेशा हम 5 टपल से ही डिफाइन करते हैं. जैसे कि मिले और मुरे मशीन दोनों ही केसेस में हम 6 टपल्स यूज करते हैं, यहाँ हम 5 टपल्स यूज करते हैं. नाउ व्हाट आर दीज 5 टपल्स? ओके, सो वी कैन से दैट दीज 5 टपल्स आर capital Q naught. It's just a symbolic notation. Okay, so Q naught, and then again this summation symbol or the sigma, the transition function, and here a new symbol is introduced in case of finite state automata, which is nothing but the F. ओके, बट जो हम मशीन की बात करते हैं, मिले मशीन या मुरे मशीन की, तो मिले और मुरे मशीन के अंदर हम वहाँ पर ये 4 टपल्स तो हम यूज़ करते हैं: सेट ऑफ स्टेट्स, इनिशियल स्टेट, सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट्स, ट्रांजिशन फंक्शन. ये 4 तो कॉमन है, चाहे हम मशीन की बात कर रहे हो चाहे हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटास की बात कर रहे हो. ओके, DFA या NFA, दोनों में ही ये 4 टपल्स जो है वो कॉमन होते हैं. हमने स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि FSA और FSM के अंदर जो है एक्चुअल में कौन सा टर्म है यूज़ होता है, कौन सा कंपोनेंट यूज़ होता है और कौन सा किसके अंदर यूज़ नहीं होता है. तो मशीन के केस में फाइनल स्टेट नहीं होती हैं, ध्यान रखिए, जबकि ऑटोमेटास के यानी कि फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटास के केस में हम फाइनल स्टेट्स यूज़ करते हैं. वहाँ 2 टपल्स हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए. एक होता है क्योंकि वहाँ आउटपुट्स पर बात होती है, तो आउटपुट के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं आउटपुट सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक होता है जो कि आउटपुट फंक्शन कहलाता है, जो कि हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो हम किस स्टेट पर किस इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट ले रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, उस रिलेशनशिप को या उस मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो यहाँ पर क्योंकि हम आउटपुट जनरेटर की तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं एज अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर, तो स्ट्रिंग के वैलिडेशन के लिए हम जो है हमें पता है कि स्ट्रिंग का वैलिडेशन हम फाइनल स्टेट के थ्रू ही स्ट्रिंग का वैलिडेशन जो है हम चेक कर सकते हैं. ओके, सो DFA फॉर्मली डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ 5 टपल्स. व्हाट आर दीज 5 टपल्स? Q naught, sigma, then delta, or we can say del, or then at last we have the F that represents the set of final states. Now one by one हम एक एक करके अब यहाँ देखते हैं कि ये क्या डिफाइन करते हैं. ओके, सो फॉर दिस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Q की. What is Q? Q, we know that very well. Q is a finite set of states in DFA. Q is a finite set of states in DFA. ओके, किसी भी DFA में जो सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स होती हैं उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नेक्स्ट सिंबल इज Q naught. Okay, now
What Q naught defines? Q naught is the initial state of, or the start state of, we can say the DFA. Okay, and the another symbol is set of input alphabets. Okay, then the transition function, और उसके बाद set of final states. Okay, so मैंने symbolic notations तो यहाँ लिख लिए हैं, वन बाय वन हम define कर लेते हैं. So we can say that Q naught is a member of Q and is the start state or the initial state. Okay, so we can say that Q naught is the member of Q. obvious सी बात है, set of states के अंदर ही आता है Q. Okay, and it is also the start state, और जिसको हम start state से भी represent करते हैं. Okay, now so we can say that mathematically we can represent Q naught belongs to, it is not epsilon here. Okay, it says Q naught belongs to the set of states. So mathematically we can represent it as Q naught belongs to Q, and it is a start state. Then it is a finite set of input symbols. It is a finite set of finite set of input alphabets. Okay, then F represents, it is nothing but is a subset of Q. ऑब्वियस सी बात है, F इज द सबसेट ऑफ Q. क्योंकि सबसेट इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि जो भी it is obviously it is not a single final state. There may be more than one final states we may have within a single DFA. मतलब एक सिंगल DFA या NFA के अंदर जो है एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, इसीलिए हम उसको सेट से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये जो सेट होता है फाइनल स्टेट्स का, ये एक्चुअल में सबसेट होता है क्यू का. यानी कि जो स्टेट्स हमारे डीएफए में है उन्हीं स्टेट्स में से कुछ स्टेट्स जो होती हैं वो फाइनल स्टेट्स होती हैं. सो एफ इज नथिंग बट इट इज अ सबसेट ऑफ क्यू that we can represent it with this symbolic notation, and it is the, now we can define it here as the set of final states. Okay, and then if you're talking about this term called delta, so we can say that it is the transition function. I'm just writing it here again because okay, so it's what we call the transition function, which is symbolically denoted with this symbol called del. Okay, and how we can write the transition function? So we can say that the transition function can be written as here. Transition function is a function, you can say at each and every state for every input symbol. Okay, we have exactly one transition. So this is what we call the representation of a transition function here. Okay, so we can define it the transition function as transition function is a function. Okay, transition function is a function that takes
that takes a state in Q, that means a state from Q, a state in Q and an input symbol. अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, हर स्टेट पर हर इनपुट सिंबल की बात हो रही है. ओके, सो स्टेट इन क्यू एंड एन इनपुट सिंबल in the set of input alphabets, okay, as argument and returns a subset of and returns not the subset, arguments and returns a state in Q. Okay, a state of Q, or we can say in Q. So this is what we called the definition of transition function, which says that a transition function is a function that takes a state in Q, and an input symbol from the set of input alphabets and returns a state of Q. Okay, so this is the definition of transition function here.